गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स शुरू करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था। अब इस वाले चैप्टर को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। चैप्टर शुरू करने से पहले आप इसकी टाइमलाइन को देख लीजिए। टाइमलाइन में लिखा हुआ है जिसका 300 BCE से लेके 600 CE। सो बिफोर कॉमन एरा से लेके कॉमन एरा तक का ये टाइम पीरियड है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 1500 ईयर्स, इसने आप चैप्टर 1 में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन देखी थी। ऑल्दो हमें आज भी नहीं पता कि उसका एंड कैसे हुआ, लेकिन एंड तो हो गया। तो अब उसके बाद हम ऋग्वेदा कंपोज हुए by people living along the Indus and its tributaries। सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी वहां के लोगों ने ऋग्वेद को कंपोज किया। तो ये भी एक क्वेश्चन MCQ में भी पूछा जाता है और आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि हु कंपोज्ड ऋग्वेदा और पीपल ऑफ विच नियर विच रिवर कंपोज्ड ऋग्वेदा। तो आप लिखेंगे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और आपको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट ऋग्वेद है, वेद में जो 4 वेदास में से ऋग्वेदा जो है ये हमारा ओल्डेस्ट वेदा है। तो ये भी एक बात आपको पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स होने लग गई थी क्योंकि इससे पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, लेकिन अब हमें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स दिखने लगी थी काफ़ी नॉर्थ इंडिया के हिस्सों में और दक्कन प्लेट्यू और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, यानी कि कुछ साउथ के एरियाज में भी हमको अब लोग सेटल होते हुए दिख रहे थे। लोग खेती बाड़ी करने लग गए थे। हमें पैस्टोरल पॉपुलेशन भी दिखी है। पैस्टोरल पॉपुलेशन यानी कि जो एनिमल्स को पालते हैं, गाय को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, पैस्टोरल एनिमल से रिलेटेड जो काम करते हैं, हमें उसकी पॉपुलेशन भी डेक्कन और उसके थोड़े साउथ के हिस्से में दिखती है। डिस्पोजल ऑफ द डेड, जैसे कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के चैप्टर में बरियल्स की बात की थी, तो अब यहाँ पे डेड को कैसे डिस्पोज किया जाता था तो हमें दिखा मेगालिथ्स। मेगालिथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी होगी कि ये व्हाट इज मेगालिथ। मेगालिथ बेसिकली एक स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया गया। ये हमें सेंटर और साउथ इंडिया में फर्स्टली दिखता है। आपको हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में पूछा जाता है। टीचिंग के एग्जाम्स में और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मेगालिथ। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये डिस्पोज ऑफ डेड के लिए एक इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर को मेगालिथ कहा जाता है और ये 1st मिलेनियम BCE से शुरू हुआ। मैनी केसेस में जो डेड बरी किए जा रहे थे उनके साथ हमें लोहे के औजार और हथियार भी मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक मेगालिथ स्ट्रक्चर है, उसमें स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया गया और उसमें एक डेड बॉडी को रखा गया है, उसके आसपास हमें आयरन टूल्स दिख रहे हैं, वेपन्स दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तभी ये सब चीजें उनके आसपास रखी जा रही थी। 6th सेंचुरी BCE से हमें एक ट्रेंड दिखा। Perhaps most visible was the emergence of early states। अब तक क्या था, इससे पहले से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, हंटर गैदरर्स थे। अब हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा
कि धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर करने लगे। अब जब आप एक जगह पे रुके हो, आपने एक जगह पे सीड्स बोए हैं, आपको कम से कम कुछ वक्त वेट करना पड़ेगा कि इसमें से प्लांट्स निकलेंगे और आप वो ग्रेन्स या आपने जो भी सीड्स आपने लगाए हैं, आप उससे उसका फ्रूट या फिर जो भी ग्रेन है वो आप खाओगे। तो अब लोग सेटल होने लग गए एग्रीकल्चर के कारण। पैस्टोरल पॉपुलेशन भी हमें दिख रही थी, लेकिन जो लोग जानवरों को पालते हैं वो फिर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स को आप लेके जा सकते हो। लेकिन जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो फार्मिंग करने लग गए, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जमीन को लेके तो नहीं चल सकते ना, तो इसीलिए अब वो एक जगह पे सेटल हो रहे थे। तो पहली चीज तो ये थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जंगली जानवर खाते थे, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सेटलमेंट करनी शुरू की, खेती बाड़ी करनी शुरू की। अब जो हमें नई चीज देखने को मिल रही है वो है एम्पायर्स बनने लग गए। धीरे धीरे लोग इकट्ठे रहने लगे और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ। लोगों को किंगडम्स बनने लग गए, एक राजा बनने लग गया या बहुत सारे राजा बनने लग गए, ताकि चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। बहुत सारे लोग होते हैं तो सब अपनी अपनी चलाएंगे, तो एक राजा या एक हेड होना जरूरी है। तो वो नए टाउन्स अपीयर होने लग गए। कब अपीयर होने लग गए? 6th सेंचुरी में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू टाउन्स जो एमर्ज हुए उसमें एम्पायर्स एमर्ज होने लग गए, तो ये 6th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है। ये सब बातें कहाँ से पता चलती हैं? तो अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस की। सोर्सेस जिनसे हमें ये सब कुछ पता चलता है वो है उस वक्त के इंस्क्रिप्शंस, जो हमें लिखावट मिली हैं, सिक्के मिले हैं और कुछ विजुअल मटेरियल और इंस्क्रिप्शन का एक एग्जाम्पल आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। ये एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमें मध्य प्रदेश सांची के एरिया में। तो इस पे क्या लिखा है ये मुझे और आपको तो नहीं पता, लेकिन ये हिस्टोरियंस को बड़े अच्छे से समझ आ जाता है। ये स्क्रिप्ट पढ़ी गई है। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी, हड़प्पा की स्क्रिप्ट हमें नहीं पता चली कि वो सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई, क्या हुआ, लेकिन ये स्क्रिप्ट्स हमें समझ आई हैं। तो ये बेसिकली जो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे कह सकते हो आपकी 6th सेंचुरी में लोग सेटल होने लग गए, ऑर्गेनाइज होने लग गया सब कुछ, तो आप कहोगे हमें सोर्सेज मिले हैं, और वो सोर्सेज हैं इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइन्स और विजुअल मटेरियल। अब चीजें कॉम्प्लेक्स होने लग गई थी। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिप एंड पियादसी। इससे पहले एपिग्राफी का मतलब देख लीजिए। जैसे मैंने आपको भी ऊपर मध्य प्रदेश का एक इंस्क्रिप्शन दिखाया, मैंने आपको कहा इसे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स पढ़ लेते हैं। तो जो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफी कहते हैं। उस प्रोसेस को, इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ना, स्टडी करना, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे, सबसे पहला चैप्टर पे चलते हैं, पार्ट पे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, जिससे आपको समझ आ गया कि हम 6th सेंचुरी की बात करेंगे। यहाँ पे अब एम्पायर्स बनने शुरू होंगे। अब प्रिंसिप एंड पियादसी। 1830s में जेम्स प्रिंसिप एक ऑफिसर थे। 1830s की बात हो रही है, इसका मतलब कि अब हमारे ऊपर इस वक्त अंग्रेज राज कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है। तो वो एक ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसिप। तो एंड पियादसी में से प्रिंसिप, तो अब हम जेम्स प्रिंसिप, आपको समझ आ गया। इन्होंने क्या किया? डेसिफर किया, पढ़ लिया। किसको? ब्राह्मणी को और खरोस्ती को। ये 2 स्क्रिप्ट हैं और इनको आपको याद रखना है चैप्टर के अंत तक। ब्राह्मणी और खरोस्ती, ये वो 2 स्क्रिप्ट्स हैं जिनको जेम्स प्रिंसिप पढ़ने में सक्सेसफुल रहे। इन इंस्क्रिप्शंस है, ये इंस्क्रिप्शंस पे भी हमें ये बात स्क्रिप्ट लिखी हुई मिलती है, और उस वक्त के सिक्कों पे भी ब्राह्मणी और खरोस्ती लिखी हुई मिलती है। उस स्क्रिप्ट में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले या सिक्के मिले, उसमें एक राजा के बारे में मेंशन किया जाता है। उस राजा का नाम है पियादसी। पियादसी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, सुखद। There were a few inscriptions which also, तो अब आपको पियादसी का इंट्रोडक्शन मिलने लगा है। Referred to the king as अशोका। कुछ जगहों पे पियादसी को मेंशन किया जा रहा था, लेकिन कुछ जगहों पे अशोका भी मेंशन किया जा रहा था।
जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रूलर थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से भी। तो इस चीज ने एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दी कि इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री जो यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स पढ़ रहे थे, इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट कंपोज, अब वो एक नया मेजर डायनेस्टी यानी कि मौर्य डायनेस्टी में जो अशोका किंग हैं उनके बारे में उन्हें पता चलने लगा था। Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes, economic and social development. क्या इन सब बातों में यानी कि पॉलिटिकल वहाँ पे जो चल रही थी चीजें, सोशली जो काम हो रहा था और वहाँ की इकोनॉमी जैसे कहा जाता है कि बहुत अच्छी थी, इतने बड़े ये रूलर थे अशोका, इन सब में क्या कोई कनेक्शन भी है, इन सब चीजों पे फोकस शिफ्ट होने लगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रिंसिप एंड पियादसी में जेम्स प्रिंसिप एक हिस्टोरियन, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्टोरियन, एक ऑफिसर कहा गया है उनको। उन्होंने ब्राह्मणी और खरोस्ती को डेसिफर किया। ये दो स्क्रिप्ट हैं। ये स्क्रिप्ट हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पे मिली हैं। उसमें एक किंग का नाम मेंशन होता है जिन किंग का नाम है पियादसी, और उन्हीं को कहीं कहीं पे अशोका भी कहा गया है। और अशोका एक ऐसे रूलर है जिनको बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत फेमस बताते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नई स्टेट्स आने लग गई थी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 16 महाजनपदास। जनपदा से अब महाजनपदा की तरफ चीजें बढ़ने लगी। 6th सेंचुरी BCE को एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, और आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि व्हाई 6th सेंचुरी इज रेफर्ड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री। क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहला है लोहे का इस्तेमाल बढ़ने लगा। इस वक्त लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था, सिक्के बनने लग गए थे, तो इसका मतलब ग्रोथ होने लग गई थी। दूसरी चीज की जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो भी ग्रो हुआ। हमें अर्ली बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जो टेक्स्ट मिलते हैं वो भी मेंशन करते हैं 16 स्टेट्स को, 16 महाजनपदास को। ठीक है, इस महाजनपदास में आपको वाजी, मगध, कोसला, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, अगर आपने महाभारत पढ़े तो उसमें पंचाल का एक जगह का जिक्र आता है, पंचाल एरिया से, और गंधार का भी, और कुरु राज्य का भी आता है थोड़ा थोड़ा। मगध एक ऐसा राज्य है जहां आप वो भी मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ोगे तो आपको मगध के बारे में पता चलेगा। तो ये जो महाजनपदा बड़े बड़े एरियाज के मेंशन किए जा रहे हैं, ये उनके नाम है 16 महाजनपदा में से कुछ महाजनपदा के। ये उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जा रहे हैं। और ये बात कैसे कही जा रही है? बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से। महाजनपदास एक राजा रूल करते थे। कुछ ऐसे जनपदास भी थे जो गानास और संघास यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे मिलके रूल करते थे। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, ये पूरी प्रजा है और इसका एक राजा है, लेकिन कुछ जगहों पे गानास और संघास थे, यानी कि एक राजा नहीं था, सिर्फ काफी सारे लोग मिलके पावर शेयर करते थे और उन सबको राजास कहा जाता था। महावीर और भगवान बुद्ध, महावीर जो जैनिज्म से रिलेटेड है और बुद्धा जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, ये दोनों भी गानास से बिलोंग करते थे। जो गानास और संघास की बात हो रही है, वाजी संघा, द राजास कंट्रोल द रिसोर्सेस, जो बहुत सारे राजाज हैं वो मिलके कंट्रोल कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज को, कलेक्टिवली साथ में मिलके करते थे। Although histories are often difficult to reconstruct, क्योंकि इतने सारे हमें sources नहीं मिले हैं, some of these states lasted for nearly 1000 years. कुछ ऐसी states जिसमें इतने सारे लोग मिलके रूल कर रहे थे, वो ऐसा नहीं था कि बहुत कम वक्त के लिए थी, वो काफी हजार सालों तक भी उन्होंने मिलके रूल किया। महाजनपदा से पहले आप एक जनपदा की भी डेफिनेशन देख लीजिए कि जनपदा क्या है? एक लैंड है वेयर द जना यानी कि पीपल, क्लैन या ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वहां पे इसे कहा जाता है जनपदा। उसको फिर लैंड जनपदा और फिर वो महाजनपदा कह दिया कुछ लैंड्स को। ये प्राकृत वर्ड है और संस्कृत दोनों में ही यूज किया जाता है जनपदा।
हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी जिसको प्रॉपरली फोर्ट किया जाता था, वहां पे राजा रहता था। फोर्टिफाइड सिटी होती थी, उनकी अपनी एक आर्मी होती थी। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि मंत्री होते थे जो हर रिसोर्स को, हर चीज को अच्छे से देखा करते थे। सिक्स्थ सेंचुरी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें पहले तो लोहे का इस्तेमाल लिखेंगे, दूसरा बौद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हुआ, तीसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं महाजनपदा, ये कुछ महाजनपदा हैं ये जो इतने ग्रो हुए। और महाजनपदा के फीचर्स में आप ये कहोगे कि हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी जो कि हर तरफ से किलाबंद होती थी, फोर्टिफाइड होती थी, वहां पे आर्मी होती थी, मंत्री होते थे। तो आप ये देख सकते हो, ये मैप है, ये हमारा आज का इंडिया भी है। इसमें आप ये कहोगे, ये देखिए, ये पंचाल, कुरु, मगध और बाजी, तो ये आपके महाजनपदा हैं। कुछ जनपदास भी हैं यहाँ पे, लेकिन हम महाजनपदास की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ सेंचुरी के तरफ, सिक्स्थ सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ब्राह्मण्स ने संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज करना शुरू किया था, धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या था, इसमें बेसिकली वो बातें लिखी गई थी जो राजा को पालन करनी है और क्या क्या चीजें एक एक्सपेक्ट की जाती हैं क्षत्रिय से। हमने पढ़ा है वर्ण में 4 हैं, सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। तो ब्राह्मण्स ने बेसिकली खुद ही ये बात लिख दी कि आपको क्षत्रिय को क्या क्या करना है, क्या क्या एक राजा को फॉलो करने होंगे, नॉर्म्स, बातें जो कि एक्सपेक्ट की जाती हैं एक राजा से। राजा को ये कहा जाता था कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, अलग अलग कल्टीवेटर्स आपको ट्रिब्यूट देंगे, गिफ्ट्स देंगे, जो ट्रेडर्स आते हैं या फिर जो कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, उन सबसे भी आपको ट्रिब्यूट इकट्ठी करनी है, टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो जंगलों में लोग रहते हैं, वो लोग या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, पैस्टोरलिज्म फॉलो करते हैं, यानी कि जो जानवरों को पालते हैं। मैंने आपको बताया कि जानवरों के तो पैर हैं, तो लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो उनसे राजा को क्या मिलेगा इस बारे में हमें नहीं पता। We do not know that raids on neighboring states were reorganized as a legitimate means of acquiring wealth. हमें ये भी नहीं पता कि क्या आसपास के राज्यों में वो लोग रेड करते थे वहां पे जाके कि हमें कुछ वेल्थ मिल सके, वहां से भी कुछ लूट के ले आए, ऐसा कुछ हमें नहीं पता चलता। हर स्टेट की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी, रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, मंत्री होते थे और काफी सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता था, मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम अ पेजेंट्री, रिक्रूट किया जाता था। और पेजेंट्री वहां के किसानों पे भी डिपेंड किया जाता था कि अगर कभी कभी बहुत ज्यादा किसी ने अटैक कर दिया तो किसान भी लड़ लेंगे। तो बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि किसान भी लड़ सकते हैं। फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदा वो है मगध। 6 से लेके 4th सेंचुरी BCE तक मगध, जो का आज का प्रेजेंट डे बिहार है, ये मोस्ट पावरफुल महाजनपद है। मोस्ट हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन वेरियस वेज। मगध एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रोडक्टिव था, वो एरिया ऐसा है मगध का जहाँ पे बहुत अच्छी फसल उगाई जा सकती है, पहली चीज। दूसरा, लोहे की माइंस वहां पे आपको झारखंड के एरिया में मिलती हैं, तो लोहा बहुत ज्यादा जरूरी है हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए। तीसरी चीज है हाथी। एलिफेंट किसी भी आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। तब के टाइम में इंडिया में आने से या फिर इन एरियाज में आने से लोग डरते थे क्योंकि उनको पता था कि हाथी उन्हें कुचल सकते हैं, तो वो इन जंगलों में मिलते थे। चौथा, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। जब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो, कम्युनिकेशन बड़ा आसान हो जाएगा। तो अर्ली जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट राइटर लिखते हैं कि मगध पावर और पॉलिसीज जो इंडिविजुअल थे
एम्बिशियस किंग्स जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदा, ये बेस्ट नोन रूलर्स हैं और उनके मंत्री जिन्होंने एक पॉलिसीज बनाई और इम्प्लीमेंट किया जिससे मगध और ज्यादा पावरफुल हुआ। तो आपको ये 4 पॉइंट और 5 आप इनके पावरफुल किंग्स के बारे में लिख सकते हो। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेट सम फीचर्स विच मेक मगध पावरफुल या पावरफुल महाजनपदा। तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो। इनिशियली राजगृह प्राकृत नेम आज के प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार का है। ये मगध की कैपिटल थी। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी। तो ठीक उसी तरह मगध की कैपिटल पहले राजगृह थी, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र। राजगृह का मतलब होता है हाउस ऑफ किंग्स। ये हिल्स में सिचुएटेड थी। उसके बाद पाटलिपुत्र जो कि आज का प्रेजेंट डे पटना है, वहां पे कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था। क्योंकि ये गंगा के आसपास थी तो पाटलिपुत्र और ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा। तो बाद में राजगृह से इसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था। अब हम अगले पार्ट में अर्ली एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली एम्पायर में हम बेसिकली ये जानेंगे कि जो मौर्य एम्पायर था उसका ग्रो कैसे हुआ, और मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका जो उनके ग्रैंड सन हैं उनके बारे में जानेंगे, और कैसे अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद लड़ाई छोड़ दी। तो ये आपका पार्ट 1 था। मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक थम्स अप, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है या देख लिया है तो उसको रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि आपको चैप्टर 2 उसके बाद ही कीजिए, ताकि फ्लो में चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी। चलिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स जो कि आपके हिस्ट्री क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है, उसमें आगे के एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि कैसे एक सिविलाइजेशन जो कि चैप्टर 1 में हम पढ़ रहे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका एंड हुआ। उसके बाद हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा, समझा, और हमने ये जाना कि 6th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। फिर प्रिंसिप एंड पियादसी, जेम्स प्रिंसिप के बारे में हमने देखा, और पियादसी जो कि माना जाता है कि किंग अशोका के लिए यूज किया जाता होगा। 16 महाजनपदास, उनमें से कुछ को हमने मैप पे भी लोकेट किया था। और उसके बाद अब हम मगध के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर हैं, ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और 2 पावरफुल रूलर्स चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था, ग्रो हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और इसको फर्दर एक्सटेंड किया था अशोका ने। इन्होंने कलिंगा में जब ओडिशा में एक्वायर कर लिया था, उसके बाद इन्होंने वॉर छोड़ दिया था। कुछ चीजें और काफी इंटरेस्टिंग बातें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास, मौर्य एम्पायर के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो हिस्टोरियंस को किसी भी चीज के बारे में कैसे पता चला, तो उनको सोर्सेस के थ्रू पता चलता है। तो मौर्य एम्पायर में आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो स्पेशली मिले हैं वो हैं स्कल्पचर्स। जैसे कि ये भी एक स्कल्पचर की इमेज है, ऐसे हमें स्कल्पचर्स मिले हैं। और उस टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज जो हमें मिली है वो है मेगास्थनीज, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। उन्होंने जो चीजें लिखी वो भी एक सोर्स है। उसके अलावा अर्थशास्त्र
जो कि कौटिल्य या जिनको चाणक्य भी कहा जाता है उनके थ्रू भी मिलता है। तो पहला सोर्स तो स्कल्पचर हो गया, दूसरा सोर्स हो गया मेगास्थनीज जो एम्बेसडर थे, उन्होंने जो चीजें लिखी। तीसरा सोर्स हो गया अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य या जिनको चाणक्य भी कहा जाता है और माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे और उनके गुरु भी कहे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर के बारे में आपको लेटर बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर में भी मेंशन मिलता है। किस किस में? बौद्धिज्म के टेक्स्ट यानी कि लेटर बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट और पुरानिक लिटरेचर में भी मेंशन मिलता है। संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में इन सब जगहों पे आपको मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। रॉक्स और पिलर्स पे भी काफी इवैल्यूएबल सोर्सेज हैं जिनसे भी हमें काफी कुछ पता चलता है। तो 5 पॉइंट्स तो आपके यही हो गए। अगर आपसे कोई पूछे सोर्सेज ऑफ मौर्य एम्पायर, तो सोर्सेज ऑफ मौर्य एम्पायर में सबसे पहले हमने देखा स्कल्पचर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर, उसके अलावा रॉक्स और पिलर्स, ये सब कुछ। अब अशोका फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाया था। उन्होंने अपने मैसेजेस को पत्थरों पे लिखवाया था, रॉक्स पे लिखवाया, पॉलिश पिलर्स पे लिखवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके मैसेजेस काफी लॉन्ग टाइम तक रहें। उन्होंने, जब हमें पता है कलिंगा वॉर के बाद बौद्धिज्म को फॉलो करना शुरू किया था, तो उन्होंने धामा, एक ऐसी चीज उन्होंने स्प्रेड करनी शुरू की थी जो कि काफी उन्होंने धामा महामंतास को मतलब अपॉइंट किया था और उन्होंने ये कहा था इसमें कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, और ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया है उन लोगों की तरफ हमारा दया भाव होना चाहिए। स्लेव्स को हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, काइंडली ट्रीट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए हर रिलीजन को। हमारा रिलीजन जो नहीं है, जो हमारे ट्रेडिशन नहीं है, हमें दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो टीचिंग्स ऑफ धामा में क्या क्या था? रिस्पेक्ट करो अपने से बड़ों को, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, और जिन्होंने रिनाउंस कर दिया है इस वर्ल्ड को उनकी तरफ, अपने स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करो, काइंडली ट्रीट करो, दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करो और ट्रेडिशंस को। ये सब बातें किस में लिखी गई हैं? धामा की जो टीचिंग्स जो अशोका स्प्रेड करना चाहते थे, जो अलग अलग पिलर्स पे लिखी गई थी, वो ये सब बातें कह रहे थे। अब इतना बड़ा एम्पायर, हमने मौर्य एम्पायर को देखा कि वो काफी बड़ा हो गया था, लेकिन इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जा रहा था, अब हम उसकी बात करेंगे। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स माने जाते हैं: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी। इनका मेंशन अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पाटलिपुत्र तो कैपिटल कही जाती है, ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और ये जो 5 इंपॉर्टेंट जगहें हैं, तक्षशिला, उज्जैन, तो इन जगहों की बहुत इंपॉर्टेंस है और इनके बारे में अशोका इंस्क्रिप्शंस में भी लिखा गया है। हमें मैसेजेस आज के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, इंडिया में मिलते हैं। तो इमेजिन ये पूरा एरिया जो था ये अशोका के अंडर आता था। Historians को increasingly came to realize that this is unlikely. The regions included within the empire were just too diverse. इतने बड़े एरिया को कैसे रूल किया जा रहा होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे कैपिटल है, जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र अगर कैपिटल है तो यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा, क्योंकि किंग और उसके बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहीं पे ही हैं, तो ये एरिया तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। एंड जो प्रोविंशियल सेंटर्स, जैसे मैंने आपको बोला तक्षशिला ऊपर था, और उज्जैन, ये जो प्रोविंशियल सेंटर्स हैं यहाँ पे भी काफी कंट्रोल अच्छा होगा।
बट जो बाकी एरियाज हैं, क्या वहां पे आपको लगता है इतना अच्छा कंट्रोल होगा? इस तरीके से इन सेंटर्स को बनाया गया था कि जो ट्रेड के रूट्स हैं उनके में भी इन्हें फायदा होगा। अब बात करते हैं ये स्वर्णगिरी, जो 5 जगह हैं उसमें एक पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हमने देखा, उज्जैन हमने देखा, इसके अलावा एक स्वर्णगिरी है। स्वर्णगिरी का लिटरल मतलब है, स्वर्ण मतलब सोना, सोने की माउंटेन। ये पॉसिबली यहाँ पे कोई सोने की खदान माइन हो सकती है कर्नाटका में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साउथ गोल्ड के लिए बहुत जाना जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कुछ सोना निकलता हो, इसीलिए इसका नाम स्वर्णगिरी रखा हो। और कम्युनिकेशन बोथ लैंड और रिवर के रूट से होता था मौर्य एम्पायर में। जर्नी फ्रॉम सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक्स, क्योंकि हम इतने बड़े एम्पायर की बात कर रहे हैं। अगर सोचो कि किसी को पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाना है या तक्षशिला से उज्जैन आना है, तो महीना नहीं तो कम से कम वीक्स तो लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, तब प्लेन्स तो होते नहीं थे। तो अगर किसी को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाना है तो टाइम तो लगता होगा। तो इन्होंने ट्रेड रूट्स और प्रॉपर एरिया को मैनेज करने के लिए इस तरीके के प्रोविंसेस बनाए थे। तो अब इन जगहों को प्रोटेक्ट भी करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी भी चाहिए। तो मेगास्थनीज के अकाउंट्स जिसमें हमने सोर्सेज में पढ़ा था, वो मेंशन करते हैं कमिटीज को। ऐसे कमिटी बनाई गई थी और एक कमिटी के नीचे 6 सब कमिटीज होती थी। A committee with 6 sub committees for coordinating military activity। एक नेवी का काम समुद्र से रिलेटेड चीजें देखती थी, दूसरा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तीसरा जो सोल्जर्स पैदल चलेंगे, घोड़सवार हो गए, कुछ चैरियट्स होते हैं, कुछ हाथी। तो ऐसे एक कमिटी काम कर रही है मिलिट्री का, लेकिन उसके अंडर 6 सब डिविजन्स हो गए। कोई नेवी का काम कर रहा है, तो कोई घोड़सवारों को देख रहा है, किसी का काम है हाथी को देखना, किसी का काम है कि जो पैदल सोल्जर्स चलेंगे उनके रिलेटेड चीजें देखना। तो एक कमेटी के नीचे 6 सब कमिटीज। ऐसे कोई अलग कमेटी, सेकंड कमेटी थी जो बुलक कार्ट्स को देख रही थी, फुट सोल्जर्स के लिए जो और जो जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करना है, सर्वेंट्स को अपॉइंट करना, आर्टिसंस को देखना, सोल्जर्स को देखना। तो ऐसे बड़ी सारी कमिटीज बनाई गई थी और उनके नीचे सब कमिटीज होती थी। अशोका पूरे एम्पायर को साथ में लेके चलना चाहते थे, धामा स्प्रेड करते हुए। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल था और ये था कि आप सब इसको फॉलो करो। ये नहीं कि किसी एक धर्म को लेके चलना चाहते थे, वो चाहते थे कि सारे लोग धामा को फॉलो करें। अकॉर्डिंग टू अशोका, वो ये इंश्योर करते थे कि लोगों की वेल बीइंग इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, सब लोग सुकून से रहें। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे। आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि धर्म स्प्रेड करने के लिए अशोका ने किन को अपॉइंट किया था, तो उसका आंसर है धामा महामंता। ये वो लोग होते थे जो स्प्रेड करते थे मैसेज ऑफ धामा। धामा की टीचिंग्स हमने ऊपर देखी कि बड़ों की इज्जत करना और अपने स्लेव्स को और अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना। तो धामा महामंता यही लोग थे जो इस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाया करते थे और इनको अशोका ने अपॉइंट किया था। मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत बार जिक्र होता है। ये एम्पायर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हिस्टोरियंस ने हमारी पुरानी हिस्ट्री को समझना शुरू किया था, तो मौर्य एम्पायर को एक लैंडमार्क माना जाता था। इंडिया वॉज देन अ कॉलोनियल रूल। जब हिस्टोरियंस ने हमारे देश के बारे में पीछे जानना शुरू किया तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। और तब 19th और 20th सेंचुरी में इंडियन हिस्टोरियंस ने ये पाया कि हमारे देश में भी एक ऐसा एम्पायर था जो कि इतना चैलेंजिंग और एक्साइटिंग था। इतना बड़ा एम्पायर, सब साथ में लेके चलना, और उसके हमें स्टोन स्कल्पचर्स मिले, एग्जाम्पल्स मिले ऐसे आर्ट के जो कि हैरान कर देने वाले थे। तो हमें अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस अलग अलग रूलर्स के उस टाइम पे मिले, वो सजेस्ट करते थे कि अशोका बहुत पावरफुल और इंडस्ट्रियस थे।
और लेकिन वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत हम्बल भी थे, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था सब कुछ और उन्होंने बौद्धिज्म फॉलो कर लिया। और इवन उनके आगे के जो उनके बच्चे आए या रूलर, उन्होंने भी अपने टाइटल्स को छोड़ के अपना बौद्धिज्म फॉलो किया। तो ये चीज नेशनल लीडर्स को बहुत इंस्पायर करती थी। अशोका की फिगर कि कितना पावरफुल रूलर होके वो इतने हम्बल थे, ये हमारे नेशनल लीडर्स को आजादी के टाइम पे इंस्पायर कर रहा था। मौर्य एम्पायर देखा जाए तो 150 साल से ऊपर नहीं चला, जो कि बहुत लंबा टाइम नहीं है हिस्ट्री में। 150 साल आज आप सोचो तो आपको लगेगा अरे 150 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन नहीं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में हम हजारों सालों की बात करते हैं। हम एक पल में कह देते हैं 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो 150 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम नहीं है हिस्ट्री का, लेकिन फिर भी उस टाइम में इतने बेहतरीन तरीके से हर चीज को कंट्रोल किया गया था कि मौर्य एम्पायर को बहुत इंस्पायरिंग माना जाता था। अब जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ तो उससे क्या हुए, नए चीफ्स आने लगे, नए किंगडम्स बनने लगे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया जो कि आप ये मैप में देखोगे ये पूरा मौर्य साम्राज्य के अंडर आता था। अब जब अशोका ने कलिंगा तक पे रूल कर लिया था, तो जब इतना बड़ा एरिया अशोका रूल कर रहे थे तो ये मौर्य एम्पायर का एरिया है। तो जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ तो उसके बाद इतना बड़े एरिया में रूल करने के लिए कोई नई डायनेस्टी नहीं आई। तो क्या हुआ, टुकड़े हो गए, नए चीफ्स आ गए जो कि छोटे एरियाज में रूल करते थे। इसमें हम बेसिकली अब थोड़ा साउथ में जाएंगे और अब हम साउथ के एरिया में कैसे चेंजेस आ रहे थे अब हम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, नए किंग्स एमर्ज होने लगे दक्कन और उसके नीचे के एरिया में। अब आप इसमें 3 लोगों को पढ़ेंगे और अगर आप हिस्ट्री को आगे परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ में जब भी बात होगी तो आप आगे भी सोच के रखिए कि ये 3 किंगडम्स, चोला, चेरियाज और पांड्याज, जिनको केरला पुत्रास भी कहा जाता है, ये 3 किंगडम्स आपको साउथ में कभी, इनकी हिस्ट्री तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए साउथ में। तो अब हम साउथ में इन 3 मेजर किंगडम्स कह लो या एक ऐसे चीफ डोम्स जो एमर्ज हो रहे थे, इन किंगशिप्स की हम बात करने वाले हैं। तो पांड्यास इन तमिलाकरण, तमिलाकरण नेम फॉर एंशिएंट तमिल कंट्री, इसमें आपका आंध्र प्रदेश, केरला और कुछ तमिलनाडु का एडिशन, ये पूरा एरिया आता है। अब क्योंकि हम चीफ्स और चीफ डोम्स की बात कर रहे हैं तो ये चीफ्स क्या है, चीफ एक वो पावरफुल इंसान है जो कि जरूरी नहीं है कि वो हेरिडेटरी हो, कि उसके फादर भी चीफ थे। जो वहां के लोग जिसको सपोर्ट करते हैं वो चीफ बनता है, जरूरी नहीं है कि उसके फादर भी चीफ हों। तो ये फादर टू सन वाली बात नहीं है चीफ में। चीफ वो है जिसको लोग सपोर्ट है, जिनका लोगों के साथ, और वो सारे स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करेगा, वो लड़ाई करेगा, वो लीडरशिप, और अगर किसी 2 लोगों में या काफी लोगों में लड़ाई हो जाए तो उनको सुलह करवाना, ये सब काम एक चीफ का होगा। राजा की तरह नहीं है ये, कुछ फर्क ये है कि ये राजा की तरह टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे, ये सिर्फ गिफ्ट्स रिसीव करते थे और इनको अपने सपोर्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी एंड ऑफिशियल्स नहीं होते थे, बस जो इनको सपोर्ट करते थे ये उनकी बातों में और उनके सपोर्ट से ही ये सारा काम करते थे। तो चीफ्स हेरिडेटरी नहीं होते थे, ये किंग्स की तरह टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे और इनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। तो किंग्स और चीफ्स एक जैसे नहीं हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम साउथ के हमेशा सोर्सेस की बात करेंगे तो तमिल संगम टेक्स्ट, ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, ये एक पोयम है जिसमें चीफ्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और वो चीफ्स कैसे, जो उनको चीजें मिलती थी, जो उनको रिसोर्सेस मिलते थे, वो कैसे डिवाइड करते थे, इसके बारे में तमिल संगम टेक्स्ट में लिखा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे साउथ का। काफी चीफ्स और किंग्स, देखिए चीफ्स मैंने कहा ना अलग है किंग से, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइंस में बहुत अच्छे से लिखी जाती है कि चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सतवाहनास हु रूल्ड ओवर
पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब देखिए इसमें ना बहुत सारे रूलर्स आगे भी आने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिर्फ मैप से देखेंगे और रेफर करते हुए समझते जाएंगे कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं और हम किस रूलर की बात कर रहे हैं। तो अब हम सतवाहना रूलर्स की बात करने जा रहे हैं, और सतवाहना रूलर्स कहा गया, सतवाहना रूलर्स ने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल किया था। एंड जो शाकास थे, ये सेंट्रल एशिया ओरिजिन लोग थे, ये वहां आए, इस्टेब्लिश किया अपना किंगडम नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। रेवेन्यू लेते थे ये ट्रेड से, जैसे सपोज कारोबार कर रहे हैं लोग, तो लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, या फिर आप कह सकते हो कि इस एरिया में आप आ रहे हो तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो उस तरीके से ये अपना काम चलाते थे, रेवेन्यू इनको मिलता था। इनका सोशल ओरिजिन ऑफन ऑब्स्क्यूर, बट वी विल सी इन द केस ऑफ सतवाहना। सतवाहना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारे कंट्री से आप यहां से देखोगे, तो बेसिकली ये वाला एरिया है जो शाकास रूल कर रहे थे, और यहाँ पे ये लोग अपना ट्रेड से टैक्स कमा रहे थे। सतवाहना रूलर्स भी ऐसे रूलर्स हैं जो टैक्स के थ्रू ही अपना उनका लिविंग चलेगा और वो अपना पूरा का पूरा किंगडम को चलाएंगे। तो ये अभी हमने दो लोगों के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ पे मेंशन हुआ है सतवाहना जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, और शाकास ये सेंट्रल एशिया के लोग थे और ये ऊपर वाले एरिया में ही बस ट्रेड कर रहे थे। अब हम आगे डिवाइन किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे किंग्स जो अपने आप को राजा कम भगवान ज्यादा कहते थे। इसमें हम कुछ कुशानास की बात करेंगे और कुछ रूलर्स की बात करेंगे। कुछ हमें सिक्के मिले हैं, कुछ हमें इस तरीके के स्टैचूज मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, प्रयाग प्रशस्ति, कॉइन्स, और इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो ये जो 4.2 वाला पार्ट है ये अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अभी तक किसी भी चीज में डाउट हो, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक कर रही हूँ बताने को, मैं आपको शाकास और सतवाहनास की पूरी हिस्ट्री बता सकती हूँ, लेकिन सतवाहना भी आपके चैप्टर 3 में भी आएगा। ऑर्डर वाइज चलना ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उतना आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से स्टिक रहो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी से ज्यादा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। और इवन अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की तैयारी करो तो भी एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपकी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, एटलीस्ट फॉर एसएसटी मतलब की हिस्ट्री, अगर आप पॉलिटिकल साइंस और मुझसे ज्योग्राफी की भी बात करो। तो अभी तक मैंने जितना कराया आप उसको रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें हम बात करेंगे डिवाइन किंग्स और आगे के टॉपिक्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिवाइन किंग्स की बात करेंगे। इस सब टॉपिक और इसके आगे के कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुशाना रूलर्स की बात करेंगे, कॉइन्स की बात करेंगे, और कुछ स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं उन सब की इसमें हम बात करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम डिवाइन किंग्स की बात करेंगे। तो किंग्स जो होते थे वो एक हाई स्टेटस क्लेम करते थे। हाई स्टेटस क्लेम करने का एक तरीका था अपने आप को गॉड की तरह दिखाना, अपने आप को डेटी से, गॉड से कनेक्ट करना। ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा कुशाना रूलर्स ने यूज की, जो एक काफी वास्ट किंगडम ऑफ सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक वो रूल करते थे। उनकी हिस्ट्री यानी कि उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, बेसिकली हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो हम इंस्क्रिप्शंस और जो उनके लिखी हुई वहां पे चीजें हमें मिलती हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि वो लोग अपने आप को
एक डेटी के साथ कनेक्ट करके गॉड लाइक फिगर दिखाया करते थे। Kingship they wish to project as perhaps best evidence of their coins और sculptures। उनके सिक्कों से और उनके जो स्कल्पचर, मूर्तियां और चीजें हमें मिली हैं, उनसे हमें पता चलता है कुशानास के बारे में। कोलोसल स्टैचूज, जो हमें मूर्तियां या पुतले मिले हैं कुशाना रूलर्स के, इंस्टॉल्ड इन द श्राइन्स एट मठ नियर मथुरा। मथुरा के पास वाले एरिया में हमें उनके कुछ स्कल्पचर्स मिलते हैं। ये सिमिलर स्टैचूज हमें अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि कुशाना अपने आप को गॉड लाइक दिखाते थे, भगवान की तरह। कुशाना रूलर्स कुछ ऐसे टाइटल्स भी देते थे खुद को, जैसे कि देवपुत्र। देवपुत्र यानी कि देव का पुत्र, सन ऑफ गॉड। पॉसिबली चाइनीज रूलर्स से इंस्पायर होकर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि चाइनीज रूलर्स भी खुद को सन ऑफ हेवन और इस तरीके के टाइटल्स दिया करते थे। 4th सेंचुरी से हमें एविडेंस दिखता है लार्ज स्टेट इंक्लूडिंग गुप्ता एम्पायर। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स, बड़े बड़े एम्पायर्स, समंतास पे डिपेंडेंट होने लग गए थे। अब ये समंतास कौन थे? समंता मेन हु मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज। एक बहुत बड़े एरिया में रूल करना इतना आसान नहीं होता, तो एम्परर्स क्या करते थे कि वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे समंताज में। अब जो समंता होते थे वो एक एरिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब पे कंट्रोल रखते थे, ऑफर करते थे होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। रूलर्स को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब काम भी समंतास का होता था। तो पहला काम क्या था? लोकल रिसोर्सेस को मेंटेन करना, मिलिट्री को मेंटेन करना। और पावरफुल समंतास कभी कभी इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते थे कि जो वीक रूलर्स होते थे उनको हरा देते थे कितनी बार, और उनकी पोजीशन बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेट। Histories of the Gupta rulers have been reconstructed from the literature। अब ये फिर से सोर्सेस की बात कर रहा है, किसकी? गुप्ता एम्पायर की। हिस्टोरीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हमें कहाँ से पता चलता है? उनके लिटरेचर से, उनके सिक्कों से, उनके इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन जैसे कि प्रशस्तीस। ये प्रशस्तीस क्या होती थी? ये राजा की तारीफ में लिखी गई बातें होती थी। जो राजा के दरबार के पोएट होते थे उनको राजा कुछ पैटर्न पैसे देते थे या फिर हीरे जवाहरात देते थे, और उसके बदले वो राजा की तारीफ लिखते थे। जो इनको कंपोज करते थे उन्हें ट्रेजर मिलता था, जैसे मैं आपको बताया सिक्के मिलते थे, ज्वेलरी मिलती होगी उस वक्त, उनको टाइटल्स दिए जाते थे क्योंकि वो राजा की तारीफ में चीजें लिखते थे। ये लिटरल ट्रू हैं या नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा तारीफ भी लिखी जाती थी राजा की। तो प्रशस्तीज में एक एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति। इसे हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो कहते हैं। ये संस्कृत में लिखा गया हरिसेना गुप्ता एम्पायर जो समुद्रगुप्त थे उनके कोर्ट में एक कवि थे, पोएट थे, और उन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। प्रयाग प्रशस्ति की पूरी समुद्रगुप्ता की तारीफ में लिखी गई चीजें हैं। चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग। अब लोग एक राजा के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात आपको उनके इंस्क्रिप्शन से, या जैसे प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखी गई, क्या उसमें ये लिखा होगा कि जो सब्जेक्ट्स या आम जनता है वो क्या सोचती है? ये बात हमें ऑर्डिनरी लोग क्या सोचते थे ये हमें बहुत कम जानने को मिल पाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अकाउंट्स छोड़ के जाएं या अपनी बातें लिखें। तो उनकी थॉट्स, उनके आइडियाज हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस वक्त की कुछ स्टोरीज जैसे कि जकाता और पंचतंत्र, उसमें आम लोगों की कहानियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये ओरल शुरू हुई थी और बाद में इनको लिखा गया। जतातास जो हैं ये पाली भाषा में लिखी गई थी।
मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम। वन ऑफ दी स्टोरी है इसमें गंधटिंडु जकाता की। तो ये जो जकाता टेल्स में से ये एक स्टोरी का एग्जाम्पल है जिसमें बताया जाता है कि वहां का राजा बहुत बुरा था। एल्डर वुमेन, मेन और कल्टीवेटर्स, विलेज बॉयज, एनिमल्स सब दुखी थे उनसे। किंग वेंट इनटू डिस्गाइज टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थॉट। राजा अपना भेष वेश बदल के एक बार गए जानने के लिए कि उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है, और उन्हें पता चला कि वो तो उनके बारे में बहुत बुरा सोचती है। वो वहां के हर चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उनको रॉब किया जाता था, इतने ज्यादा टैक्सेस थे और लोग उस जगह को छोड़ छोड़ के जंगलों में भाग रहे थे। तो इन ऐसी स्टोरी से हमें पता चलता है कि एक राजा और उसकी प्रजा के बीच में कैसे रिश्ते रहे होंगे। स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन जहाँ पे किसान थे, उनके और राजा के बीच में ज्यादा बेहतर रिलेशंस नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था किसानों से और किसान उनके टैक्स की डिमांड नहीं पूरी कर पाते थे, तो वो जंगलों में भाग जाते थे, जैसा कि जकाता स्टोरी में भी आपको देखने को मिलता है। अदर स्ट्रैटेजीज एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड बढ़ती थी और जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी जो यूज की जाती थी। अब इंक्रीज प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा फसल उगानी है, तो वन सच स्ट्रैटेजी वाज शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। ये जो फर्टाइल एलोवियल रिवर का एरिया है, जो प्लेन लैंड है जहाँ पे गंगा और कावेरी के आसपास का रिवर, वहां पे ये टेक्निक यूज की जाने लगी। दूसरा, आयरन टिप्ड प्लोशेयर। अगर आपने कभी भी प्लो देखा हो तो आपको दिखेगा कि अब उसमें लोहे की टिप लगा दी गई ताकि आसानी से काम हो सके। एलोवियल सॉइल वाले एरियाज में, जो कि प्लेन एरिया था, वहां पे काम अच्छे से हो सके जब बारिश हो जाए और काफी काम आसान हो जाए। तीसरी चीज हमने देखा चावल की खेती। जैसे चावल की जो फसल थी वो बढ़ने लगी, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। पहले एक जगह पे चावल उगाया जाता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होने के बाद उसे दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन का मेथड था, इससे चावल की फसल बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आयरन का प्लोशेयर से भी आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल सिर्फ उन जगहों पे किया जा सका कल्टीवेटर्स जहां पे एलोवियल सॉइल था। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं किया जा रहा था जहां पे एलोवियल फर्टाइल रिवर के आसपास का एरिया है वहां पे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड था ये, हर जगह पे ये नहीं यूज हो सकता था। जैसे कि पंजाब के कुछ हिस्से या राजस्थान के कुछ हिस्से, ये उसको 20th सेंचुरी तक नहीं यूज कर पाए, और जो लोग पहाड़ों में रहते थे वहां पे भी उनको हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो वो बेटर था उस जगह के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हो कि एरिया टू एरिया भी टेक्निक्स चेंज हुई, जो स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही थी वो जगह से जगह भी बदल रही थी। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देखे, पहले 3 और ये 4th पॉइंट आप हिली ट्रैक्स के लिए देख सकते हो। 5th अनदर स्ट्रैटेजी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज की गई वो था इरिगेशन। पानी बहुत जरूरी है ज्यादा फसल के लिए, एक सही अमाउंट में सही वक्त पे पानी मिले, तो कुएं और टैंक्स बनाए गए, और लेस कॉमनली कहीं कहीं पे कैनाल्स, आपको नहर भी दिखी। कम्युनिटीज, काफी सारे लोग मिलके या कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे कंस्ट्रक्ट कराते थे कि उनके खेतों तक पानी आ सके। बाद में जो जगह के गांव के पावरफुल लोग थे और राजा भी, ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग ये पानी के टैंक्स, वेल्स और नहर बनवाया करते थे जिससे फसल बढ़ी। तो हमने 5 पॉइंट देख लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रैटेजीज जो यूज की गई 6th सेंचुरी में, तो सबसे पहला आप कह सकते हो प्लो टिप, आयरन की टिप प्लोशेयर यूज होने लगा।
गंगा और एलोवियल एरियाज में। दूसरी चीज, चावल में जो ये ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह, जो थोड़े टाइम के बाद ब्रॉडकास्ट किया जाता था, उससे भी चावल की फसल बढ़ी। तीसरी बात हमें ये देखने को मिली कि जो शिफ्ट ऑफ प्लो एग्रीकल्चर था, अब वो हो रहा था, पहले प्लो एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था। तीन चीजें, लेकिन हमने ये भी देखा कि ये प्लो शेयर हर जगह पे यूज नहीं हो पा रहा था, पंजाब राजस्थान के एरिया में नहीं यूज हो रहा था। तो चौथा पॉइंट ये निकल के आया कि जो पहाड़ के एरिया में रहते हैं उन्होंने हो एग्रीकल्चर यूज किया। पांचवा पॉइंट इरिगेशन से रिलेटेड था। अब रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे? While these technologies often led to an increase in production, ये जो सारे steps थे, प्लो शेयर हो गया, हो एग्रीकल्चर हो गया या फिर इरिगेशन हो गया, इससे आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन अनइवन था, हर जगह पे इक्वल अमाउंट में नहीं हुआ, कुछ डिफरेंसेस आने लगे लोगों में। स्टोरीज जो आपको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मिलती हैं वो ये रेफर करती हैं कि कुछ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, कुछ छोटे किसान होते थे और कुछ बड़े किसान होते थे। तो तीन तरीके की कैटेगरी दिखाई गई हैं। तो इससे समझ आता है कि डिफरेंसेस थे गांव में। एक गहापति टर्म यूज की जाती है पाली में, जिसका सेकंड और थर्ड कैटेगरी, गहापति मतलब जिनके पास अपना लैंड है, छोटा लैंड है बड़ा लैंड है वो नहीं, सेकंड और थर्ड कैटेगरी मतलब ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी, इन दोनों को गहापति कहा जाता है। और जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे और जो विलेज के मुखिया हेडमैन थे वो काफी पावरफुल फिगर्स बनने लग गए। तमिल लिटरेचर जो कि संगम टेक्स्ट है वो ये मेंशन करता है कि लोगों में अलग अलग कैटेगरी थी। अब ये कैटेगरी कौन सी हैं? पहला लैंड ओनर या वेल्लार जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, दूसरा प्लोमैन और ओजावर, और तीसरा है स्लेव या आदिमई। तो तीन तरीके की कैटेगरी आपको संगम लिटरेचर टेक्स्ट में भी दिखती हैं। इट इज लाइकली दैट कि ये जो डिफरेंस है वो जमीन के बेस पे है कि किसके पास कितनी जमीन है, कम जमीन है या बिल्कुल ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि पावर किसके पास है? जिसके पास ज्यादा लैंड है। तो गहापति की टर्म किसके लिए है? मास्टर या हेड जिसके पास लैंड हो। समटाइम्स ये टर्म उनके लिए भी यूज की जाती थी, स्टेटस ऑफ अ मैन जो अर्बन एलीट होते थे, जैसे कि बहुत बड़े वेल्दी मर्चेंट, बिजनेसमैन, कारोबारी, उनके लिए भी गहापति टर्म यूज कर दी जाती थी। तो जो पावरफुल है, जो रिच है, जिसके पास लैंड है, उसको आप गहापति कह सकते हो। ठीक है, तो एक डिवीजन तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में था, वो बहुत सिंपल था कि एक तो लैंडलेस लेबरर्स, एक स्मॉल पेजेंट्स जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है, और एक बड़े लैंड ओनर्स। और संगम टेक्स्ट में इसका डिवीजन कैसे हो गया? वेल्लार, उजवर और आदिमई। तो ये रूरल डिफरेंसेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब जो जमीनें होती थी ये दान, ग्रांट भी दी जाती थी और नए रूरल एलिट्स निकलने लगे। अर्ली कॉमन एरा से हमें ये देखने को मिला कि जमीन को दान दिया जाता था और इस बात को रिकॉर्ड कराया जाता था, क्योंकि जमीन काफी बड़ी बड़े एरिया होते थे और जमीन पावर भी दिखाती थी। तो अगर आपने किसी को जमीन दी मतलब आपने उसको पावर दी है, तो उस बात को रिकॉर्ड कराया जाता था इंस्क्रिप्शंस में। ऐसे हमें पत्थर पे लिखी हुई बातें और कुछ कॉपर पे भी ऐसी लिखी हुई हमें बातें मिलती हैं जहां पे दिखाया गया है कि किसी ने किसी को जमीन दी है और किसी ने किसी से ली है। ये रिकॉर्ड्स अभी भी कहीं कहीं पे सरवाइव हुए हैं और माना जाता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मंदिर हो गया या किसी ब्राह्मण को भी जमीन दान दी जाती थी। इन इंस्क्रिप्शंस को संस्कृत में लिखा गया है।
कुछ केसेस में 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें इंस्क्रिप्शंस संस्कृत में देखने को मिले, लेकिन लोकल लैंग्वेज जैसे तमिलनाडु वाला एरिया है वहां पे आपको तमिल या तेलुगु इन भाषा में भी आपको वहां पे लिखी हुई लिखावट मिलती थी। ये तो एक था कि सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स या ब्राह्मण को जमीन दान दी जाती थी। दूसरा हम ये देखते हैं कि जमीन का दान या जमीन ज्यादातर वुमेन के पास नहीं होती थी, लेकिन एक एग्जाम्पल वुमेन का आता है प्रभावती गुप्ता, जो कि माना जाता है कि डॉटर थी चंद्रगुप्त टू की। वो मैरिड एक काफी इंपॉर्टेंट रूलर फैमिली में हुई थी, वकटास, और वो दक्कन में बहुत पावरफुल थे। और संस्कृत लीगल टेक्स्ट्स ये मानते हैं कि वुमेन को अपने खुद की जमीन रखने का या रिसोर्स पे अधिकार नहीं होता था, पर एक्सेप्शन इंस्क्रिप्शन में हमें मिलती है प्रभावती गुप्ता, जिनसे माना जाता है कि उनके पास जमीन थी और उन्होंने दान में भी दी थी। अब ये एक्सेप्शन शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो रानी थी और वो एक पावरफुल रूलर की डॉटर थी और एक पावरफुल फैमिली में उनकी शादी भी हुई थी, तो शायद ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है। लेकिन हमें इनके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कि एक आम वुमेन के पास भी जमीन हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्सेप्शनल केस है ये, बट इजीली आपको हर जगह पे ऐसे वुमेन नहीं मिलेंगी जिनके पास खुद की जमीन होती थी। इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो हमें ये आइडिया देते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन जो गांव में रहती थी, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स और किसान, इनके अलावा अदर्स ये एक्सपेक्ट करते थे टू प्रोवाइड रेंज ऑफ प्रोड्यूस। जो भी खेती में किसान उगा रहा है उसमें से कुछ चीजें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा और उनके मंत्री या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनको दे। इंस्क्रिप्शंस में माना जाता था कि उन लोगों को नए लॉर्ड की, जो विलेज के मुखिया थे, उनकी बात माननी पड़ती थी और उन्हें ड्यूज, उनको कर टैक्स के फॉर्म में जो भी उनको पैसे नहीं तो कुछ चीजें देनी पड़ती थी। हमें पूरे देश के काफी हिस्सों में दिखा है कि जमीन को दान दिया जाता था। छोटे प्लॉट से लेके काफी बड़े बड़े एरियाज को दान दिया गया है। अब लैंड ग्रांट यानी कि जमीन दान में क्यों दी जाती होगी, ये एक बड़ा डिबेट का मैटर है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी राजा अडॉप्ट करते होंगे ताकि एग्रीकल्चर नए नए एरियाज में स्प्रेड हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर स्प्रेड नहीं होगा पहले, लेकिन अब उन्होंने किसान को दे दी तो किसान अब उस पे काम करेगा। जब किसान उस पे काम करेगा तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर बढ़ेगा। दूसरा रीजन माना जाता है कि जमीन दान इसीलिए दी जाती होगी क्योंकि पॉलिटिकल पावर अगर कम हो रही है, राजा का दबदबा कम हो रहा है, तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए भी राजा ये चीजें कर सकते हैं। किंग, क्योंकि जैसे समंताज हमने कहा कि राजा अपनी पावर को समंताज में बांट देते थे, लेकिन कभी कभी समंता इतने पावरफुल हो जाते थे तो राजा से ऊपर बढ़ने की वो कोशिश करते थे। तो उस चीज के लिए क्या पता जमीनें दान में दी जाती हों कि समंताज भी खुश रहें और बाकी सारे लोग भी खुश रहें और राजा का पावर बरकरार रहे, इसीलिए शायद जमीन दान में दी जाती होंगी। तीसरा माना जाता है कि राजा अपने आप को काफी सुप्रीम मानते थे और उनका कंट्रोल ना कम हो उस चीज के लिए भी ये दान में देते होंगे जमीन। तो 3 बातें हमें देखने को मिलती हैं। पहला हो सकता है कि धर्म कर्म के काम जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दान में दी जाती होंगी। दूसरा माना जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दान दिए जाते होंगे। तीसरा आप कह सकते हो कि राजा अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए भी ऐसे जमीन को दान में दिया करते होंगे। वुमेन लैंड नहीं होल्ड करती थी, उनका प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन एग्जाम्पल है। लैंड ग्रांट हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप था। हाउएवर वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑफिशियल्स की रीच या समंता की रीच से बाहर थे, जैसे कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं,
जो जंगलों में हंटर गैदरर्स रहते हैं, उन लोगों के रीच में नहीं होते थे, क्योंकि अगर कोई इंसान इस एरिया में रहता है तो आप उससे टैक्स ले सकते हो, आप उससे कोई सामान ले सकते हो, लेकिन जो इंसान जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है, आप उसे कैसे पकड़ोगे, आप उससे टैक्स कैसे लोगे? तो उन ग्रुप्स के साथ कैसे ट्रांजैक्शन होता था, उसके हमें ज़्यादा डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, कि जो लोग जंगल में रहते थे या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रहते थे या जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, उनके साथ कैसे टैक्स लिया जाता था या किस तरीके का ट्रांजैक्शंस होते थे। अब नई सिटीज, नए टाउन जैसे महाजनपदास की कैपिटल्स, हमने मगध के बारे में जाना, तो ये अभी तक हमने रूरल एरियाज को देखा, लेकिन जहां राजा रहता था, जहां पे महाजनपदास में जो कैपिटल एरिया होता था वो अर्बन एरिया होता था, शहर के तरीके का एरिया होता था। तो वहां पे किस तरीके की चीजें होती थी, कैसा पॉलिटिकल, कल्चर, ट्रेड, सब कुछ हम इस टाउन्स एंड ट्रेड वाले पार्ट में जानेंगे। तो आई होप आज आपको मैंने जितना समझाया आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सारे हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें आगे अब हम पहुंचे हैं टाउन्स एंड ट्रेड वाले पार्ट पे। ये आपका आखिरी पार्ट होगा। इसमें हम जानेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन, इससे पहले हम रूरल एरियाज के बारे में जान चुके हैं कि वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। हमने पंचतंत्र और जैन टेक्स्ट और बुद्ध टेक्स्ट से जानने की कोशिश की कि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी होती होगी। अब हम जानेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन कैसे रहती थी। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे एंड में पूछ सकते हैं। सो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये क्लास 12th का चैप्टर 2 है। इसमें हम टाउन्स एंड ट्रेड पे पहुंचे हैं कि कैसे थे टाउन्स यानी कि शहर, और वहां पे ट्रेड किस तरीके से होता था। हमने 6th सेंचुरी के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने मगध के बारे में भी पढ़ा। हमने देखा कि महाजनपदास, 16 महाजनपदास थे, उनकी कैपिटल्स थी। हमने ये जाना कि ये जो सारे शहर थे ना, ये उन जगहों पे थे जहां रूट्स पे कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड के एरियाज थे। जैसे कि पाटलिपुत्र, ये रिवर रूट पे था, उज्जैन लैंड रूट पे, इसके अलावा पुहर, ये कोस्ट के एरिया में है, सी के आसपास। तो आप देख सकते हो कि पाटलिपुत्र वाला एरिया नदी के आसपास हो गया, उज्जैन वाला लैंड रूट में, और पोहर ये समुद्र के आसपास है, तो सी कोस्ट में। इसी तरह मथुरा, ये भी एक सेंटर था, क्योंकि मथुरा के साथ कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मथुरा लगभग ट्रेड के लिए भी जाना जाता है और कल्चरल रेलेवेंस भी है मथुरा का। अब अर्बन पॉपुलेशन, वहां के लोग किस तरीके से जीते थे, तो जो ये पाटलिपुत्र या ये महाजनपदास की कैपिटल के एरिया होते थे, यहाँ पे रूलिंग एलिट्स, जो राजा हो गए, उनके मंत्री, राजा के जो आसपास के जो क्लोज फैमिली हैं, वो सब भी इसी फोर्टिफाइड सिटी में रहते थे, यानी कि महाजनपदा की जो कैपिटल का एरिया है। हमें एक्सकेवेशन में मोस्ट ऑफ द साइट्स, बिकॉज पीपल लिव इन दीज एरियाज इवन टुडे, तो इसीलिए जैसे मथुरा का एरिया है या पटना जो पाटलिपुत्र का एरिया, यहाँ पे लोग आज भी रहते हैं, तो हम ज्यादा खुदाई एक्सकेवेशन नहीं कर पाए हैं। हड़प्पा वाले एरिया में हमने काफी एक्सकेवेट कर लिया, लेकिन हम इन एरियाज में इतना नहीं कर पाए। लेकिन जितनी भी चीजें मिली हमें, वहां पे ब्लैक पॉटरी, फाइन पॉटरी बाउल्स मिले हैं, बर्तन और डिशेस मिली हैं ग्लॉसी फर्निश के साथ। इन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश
कहा जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 मार्कर्स में पूछा जाता है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। माना जा सकता है कि ये रिच लोग यूज करते होंगे एंड हमें ऑर्नामेंट्स, जेवर, हथियार, टूल्स, औजार, वेपन्स, हथियार, वेसल, फिगरीन्स, ये सब भी हमें मिली हैं और अलग अलग चीजों की बनी हुई, कहीं सोने की, कहीं सिल्वर की, कहीं कॉपर की, ब्रॉन्ज, आइवरी, अलग अलग तरह के मटेरियल से हमें काफी सारी बनी हुई चीजें मिलती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, जो कि हमें इस जगह पे मिलता है महाजनपदास की कैपिटल वाले एरिया में। तो ये मैप है, इसमें आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स और उनके टाउन्स, जैसे कि पाटलिपुत्र की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, उज्जैनी की बात हो रही है। तो इन एरियाज को आप देख सकते हो। उज्जैन जो है ये लैंड रूट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र रिवर के बैंक पे है तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मथुरा का आज भी कल्चरल रेलेवेंस है, उस वक्त भी था। पोहर जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर है। पोहर आप देख सकते हो कि समुद्र एरिया के पास है, तो सी कोस्ट पे है, तो उसका उस हिसाब से इंपॉर्टेंस बैठती है। तो ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड उनके कुछ टाउन्स, जैसे कि तक्षशिला भी एक इंपॉर्टेंट टाउन है। तो 16 महाजनपदास और उनके इंपॉर्टेंट सिटीज और कैपिटल्स। अब हम 2nd सेंचुरी बीसी में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट सिटीज का जिक्र है। हमें पता चलता है कि जो लोग चीजों को दान देते थे उनके नाम लिखे जाते थे और वो क्या काम करते थे, ये बातें हमें लिखी हुई मिलती हैं। तो हमें पता चलता है उस चीज से कि वहां के लोग किस तरीके से रहते थे। वहां पे लोग वॉशिंग फ्लॉक्स थे, वीवर्स, सिलाई बुनाई वाला काम करना, स्क्रिबर्स, कारपेंटर, पॉटर्स, गोल्डस्मिथ, सोनहार, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स जो कि राजा के मंत्री, ये सब, रिलीजियस टीचर्स, गुरु वगैरह, व्यापारी और राजा, ये सब लोग। तो हु लिव्ड इन टाउन्स, तो ये सारे लोग राजा से लेके वीवर्स तक ये टाउन्स में रहते थे। गिल्ड्स और श्रीन्स, ये एक तरीके का ग्रुप कह सकते हो आप, या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स या मर्चेंट्स एक अपना ग्रुप बना लेते थे ताकि उनको आसानी से कच्चा सामान, रॉ मटेरियल मिल जाए, रेगुलरली प्रोडक्शन हो सके और एक फिक्स्ड मार्केट फिनिश प्रोडक्ट के लिए मिल सके। तो साथ में व्यापार करना आसान हो जाता है, इसीलिए गिल्ड्स और श्रीन्स ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती थी। इट वॉज लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन अलग अलग तरीके के लोहे के बने हुए औजार, टूल्स भी यूज करते थे, जिनसे उनकी डिमांड बढ़ रही थी अर्बन एलिट्स में। ट्रेड कैसे होता था? तो 6th सेंचुरी में ट्रेड जमीन से भी होता था और नदियों से, रिवर रूट से भी होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उज्जैन हमने कहा कि लैंड से इंपॉर्टेंट था, लेकिन पाटलिपुत्र हमारे लिए रिवर के रूट के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। तो ये दोनों ही तरीके के व्यापार लैंड से भी होते थे और रिवर से भी होते थे। सेंट्रल एशिया और उसके आगे तक के एरिया में भी हम देखते हैं कि व्यापार किया जाता था काफी दूर तक, और चाइना और बे ऑफ बंगाल नीचे के एरिया में ट्रेड होता था। कंट्रोल किए जाते थे, राजा इन एरियाज को कंट्रोल करते थे। क्यों कंट्रोल करते थे? ताकि वो इन जगहों से व्यापारियों को प्रोटेक्ट कर सकें लुटेरों से, वो भी एक रीजन था। और इन लोगों को, जो व्यापारी जा रहे हैं जिनको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बदले में उन लोगों से ये कुछ टैक्स या कुछ चीजें ले लिया करते थे। तो जो भी इन जगहों पे ट्रैवल करते थे, अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते थे। पहला तो वो हो गए जो पैडलर्स, जो पैर पे चलते थे, फुट पे। दूसरे हो गए जो ग्रुप्स में, कारवा में चलते थे और बैलगाड़ी, बुल्लक कार्ट या काफी सारे एनिमल्स के साथ। तीसरे होते थे सी फेरर्स। ये रिस्की था काम, क्योंकि समुद्र में आपका काम है, लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबल था।
जो मर्चेंट सक्सेसफुल रहते थे उन लोगों को तमिल भाषा में मसत्तुआ तमिल में कहा जाता था, या सेठीज या सतवाहनास प्रकृत भाषा में। किन्हें कहा जाता था? जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे, जो काफी अमीर होते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आप पैर से पैदल जा रहे हो, या आप कारवां में जा रहे हो, या आप समुद्र से जा रहे हो, बहुत सारी चीजें लेके जाई जाती थी। कपड़े हो गए, अनाज हो गया, मेटल के औजार हो गए, हथियार हो गए, पत्थर, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, दवाइयों के जो औषधियां बनाई जाती थी, या स्पाइसेस। स्पाइसेस तो आप जानते ही हो कि रोमन एम्पायर में पेपर, ब्रिटिशर्स आए ही मसालों के लिए थे हमारे देश में। तो ये सारी चीजें, नमक, ये सब कुछ अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गुड्स ट्रेड किए जाते थे, तो ये सारे उनके आपको एग्जाम्पल्स हैं। रोमन एम्पायर में स्पेशली पेपर और स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स और मेडिसिनल प्लांट्स, औषधियां वगैरह जो हमारे देश में बनाई जाती थी, वो सब व्यापार होती थी, ट्रेड होता था इन चीजों का। अब व्यापार किसी चीज से होगा ना, सिक्के होते थे राजाओं के, एक्सचेंज होगा। आपको मैंने स्पाइसेस दे दी, तो स्पाइसेस के बदले में आप भी तो मुझसे कुछ, मतलब मुझे भी तो कुछ चाहिए। आप मुझे कॉइन्स दोगे, आप मुझे गोल्ड दोगे, या आप मुझे सिल्वर, आप मुझे कुछ तो दोगे ना। तो अब उन्हीं चीजों की हम एक्सचेंज की बात करेंगे इसमें। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स का एग्जाम्पल आपकी बुक में है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पंच मार्क्ड कॉइन है। इस तरीके के कॉइन होते थे जिन पे सिंबल्स बना दिए जाते थे। जैसे देखो, ये सिंबल्स हैं अलग अलग, ऐसे सिंबल्स बना दिए जाते थे। अब ये गोल्ड का भी हो सकता है, ये कॉपर का भी हो सकता है। मटेरियल वेरी करता था राजा से राजा पे, लेकिन पंच मार्क्ड कॉइन्स इस तरीके के होते थे, और उस वक्त पंच मार्क्ड कॉइन्स ही यूज किए जाते थे। सिल्वर, कॉपर किसी के भी हो सकते थे। जो हमने खुदाई की है, हमें उसमें नंबर ऑफ साइट्स पे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, पूरे एरिया में हमें काफी सारी जगहों पे ऐसे पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं। न्यूमिस्मैटिक्स जो कि सिक्कों की स्टडी करते हैं, ये आपको पहले स्टार्टिंग में भी चैप्टर में बताया गया था। इन्होंने काफी सारे कमर्शियल नेटवर्क ढूंढे हैं, और अलग अलग तरीके के सिक्के भी इनको मिले हैं। अब इन सिक्कों पे अलग अलग तरीके के सिंबल्स बने हैं। इन सिंबल्स का भी तो कुछ मतलब होगा, तो उन सिंबल्स के मतलब को समझने की कोशिश की गई है, और माना जाता है कि जिस राजा के या जिस रूलिंग डायनेस्टी के, जैसे मौर्य वंश के वक्त के जो सिंबल्स हैं, उनका उस वक्त के राजा से कोई रिलेशन है, वो उस तरीके के सिंबल्स बनाते थे। तो उस वक्त के जो किंग होते थे, वो सिक्कों को इश्यू करते थे। जो व्यापारी होते थे, या बैंकर्स, या टाउन के लोग जो थोड़े अमीर हैं, वो भी शायद सिक्कों को इशू करते होंगे। फर्स्ट कॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट से भी, कि पहला ऐसा कॉइन जिसपे नाम लिखा था और इमेज बनी थी रूलर की, ये इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल करते थे। तो फर्स्ट कॉइन, अभी तक इससे पहले सेकेंड सेंचुरी से पहले जो सिक्के आ रहे थे, उन पे सिंबल्स बने होते थे, लेकिन अब जो सिक्के आ रहे थे उस पे राजा का नाम लिखा था और उनकी इमेज भी बनी थी। ये इंडो ग्रीक्स ने शुरू किया। कुशानास फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड के सिक्के शुरू किए, और इनका जो सिक्कों का, कॉइन्स का वेट था, ये बिल्कुल सेम था, आइडेंटिकल था। जैसे आज की डेट में आप सिक्के देखते हो, सारे सेम है। अगर आप 1 रुपए का सिक्का देखो, सबका साइज सेम है, वजन सेम है। तो कुशानास ने पहले थे जिन्होंने सिक्के सोने के इशू किए, उनका वजन भी सेम था। किससे? रोमन एम्परर्स एंड परिथन रूलर्स ऑफ इराक, उनके तरीके के सिमिलर सिक्के इशू किए थे इन्होंने। न्यूमिस्मैटिक स्टडी ऑफ कॉइन और विजुअल एलिमेंट, जैसे कि स्क्रिप्ट हो गई, इमेजेस हो गई,
इनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? कॉइन्स की स्टडी को कहते हैं। गोल्ड कॉइन्स हमें काफी ज्यादा जब मिले हैं तो उससे पता चलता है कि बड़ा ट्रांजैक्शन होता होगा, लेन देन व्यापार बहुत ज्यादा होगा। रोमन कॉइन्स हमें कहीं कहीं होर्ड यानी कि लोगों ने गाड़ के छुपा के रखे हुए हैं, वैसे भी हमें साउथ इंडिया में मिलते हैं। तो इसका मतलब माना जाता है कि रोमन एम्पायर का साउथ इंडिया के साथ कोई ट्रेड या कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा, नहीं तो उड़ के तो वहां के कॉइन्स इंडिया में आ नहीं सकते। तो उनसे ऑब्वियसली पता चलता है कि कोई नेटवर्क ऑफ ट्रेड रहा होगा, लेकिन ये बात हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं था, लेकिन कोई कनेक्शन रहा होगा। क्या था एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। कॉइन्स ट्राइबल रिपब्लिक्स जैसे कि यदुवंश पंजाब और हरियाणा के एरिया में ये भी इशू करते थे। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि कॉइन सिर्फ राजा इशू करते थे या बैंकर्स या ट्रेडर्स, कहीं कहीं पे ट्राइब के लोग भी आपको इशू करते हुए कॉइन्स दिखे हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू के तौर से पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल किसका दोगे? योद्यास का, जो कि पंजाब और हरियाणा के एरिया में थे। आर्कियोलॉजिस्ट को थाउजेंड्स ऑफ कॉपर कॉइन्स मिले हैं इन्हीं ट्राइबल्स के, जो कि इकोनॉमिक एक्सचेंज को दर्शाता है कि ट्राइबल रिपब्लिक्स भी इकोनॉमिक एक्सचेंज करती होंगी। क्योंकि इससे पहले हम ये मानते थे कि ट्राइब के लोग तो क्या करते थे, फॉरेस्ट में जो भी चीजें मिली जैसे कि हनी हो गई, वैक्स हो गई, इन्हीं को ही निकाल के राजा को दे दिया करते होंगे और अपना जीवन बसर करते होंगे। लेकिन जब हमें ट्राइबल रिपब्लिक्स के इस तरीके के कॉइन्स दिखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी इकोनॉमिक एक्सचेंज करते होंगे। सोने के सिक्कों का बेहतरीन एग्जाम्पल है गुप्ता रूलर्स का। सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉइन्स उनके टाइम के इशू किए गए थे। अर्लीस्ट एंड रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये गोल्ड कॉइन्स हैं गुप्ता रूलर्स के टाइम के। ये कॉइन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते थे और किंग्स को भी इनसे डेफिनेटली बेनिफिट होता होगा। 6th सेंचुरी से हमें सोने के सिक्के मिलने बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया होगा या शायद अब उतना व्यापार नहीं हो रहा होगा। अब इस बात पे हिस्टोरियंस दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ ये कहते हैं कि क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था तो उसके कारण यहाँ का व्यापार भी खत्म हुआ और इसके कारण आपको सोने के सिक्के नहीं मिलते। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि नए जगह नए शहर बन गए, नया ट्रेड नेटवर्क शुरू हो गया उस वक्त में, तो इसीलिए हमें उन जगहों के सिक्के मिल रहे हैं और उन जगहों के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सोने के सिक्के बिल्कुल बंद हो गए, कहीं कहीं पे मिलते हैं तो व्यापार हो रहा होगा। तो दो अलग फिलॉसफी हैं कि वाई 6th सेंचुरी में गोल्ड के कॉइन्स हमें नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। तो पहला है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो चुका था तो उसके कारण व्यापार कम हो गया क्योंकि साउथ इंडिया में रोमन एम्पायर के सिक्के मिल रहे थे। दूसरे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नए ट्रेड नेटवर्क शुरू हो गए थे तो हमें उस टाइम के कॉइन्स कम मिलते हैं, लेकिन हमें फिर भी मिलते हैं, कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। तो ये दो विचारधारा हैं हिस्टोरियंस की, सोने के सिक्के क्यों कम मिलने लग गए उस बारे में। अब हम बैक टू बेसिक्स, ये आपका 7th और लास्ट सब हेडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये इंस्क्रिप्शन है, ये आपकी बुक में एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है। इसको डेसिफर कैसे किया गया, इसको पढ़ा कैसे गया, इसको समझा कैसे गया। जैसे हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, हड़प्पा की स्क्रिप्ट तो हमें आज भी नहीं समझ आई है, लेकिन हमें ब्राह्मणी, खरोस्ती ये भाषाएं हमने डेसिफर कर ली हैं। तो उनके पीछे क्या स्टोरी है वो हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। डेसिफरिंग ब्राह्मणी, ब्राह्मणी कैसे डेसिफर हुई। मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स जो कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर ड्राइव फ्रॉम ब्राह्मणी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की काफी सारी जो स्क्रिप्ट्स है वो आपको ब्राह्मणी से मिलेंगी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का मतलब हो गया, आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में संस्कृत को भी डाल सकते हो।
एग्जाम्पल के तौर से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश मत लिख देना कभी भी। तो कुछ जो मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स हैं वो ब्राह्मणी से मिली हैं, एंड द स्क्रिप्ट, यही ब्राह्मणी की स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी यूज की गई है। 18th सेंचुरी से यूरोपियन स्कॉलर्स जो कि इंडियन पंडित्स के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे बंगाली देवनागरी जो कि हिंदी की स्क्रिप्ट है, और कंपेयर कर रहे थे इन लेटर्स और स्पेसिमेंस जो उनको मिल रहे थे, क्योंकि ये अभी कौन सी कहानी में बता रही हूँ कि ब्राह्मणी अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो यूरोपियंस हमारे यहाँ की भाषाएं पढ़ रहे थे, जैसे कि बंगाली हो गई, देवनागरी हो गई, ताकि वो इन भाषाओं को भी पढ़ सके। स्कॉलर्स अर्लियर इंस्क्रिप्शंस पढ़ने की कोशिश करने में एज्यूम करते थे कि शायद वो संस्कृत में ही लिखी गई होंगी। Although earliest inscriptions प्राकृत में हमें लिखी हुई मिलती हैं। After decades of investigation और काफी सारी बातें, जेम्स प्रिंसिप एंड पियादसी से चैप्टर शुरू हुआ था ना, तो वही जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में अशोकन ब्राह्मणी को डेसिफर कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं तो उससे पहले हम प्राकृत और संस्कृत में ही कंफ्यूज हो रहे थे। फाइनली हमें ब्राह्मणी डेसिफर हो गई। ये एक स्क्रिप्ट की बात है। अब दूसरी है खरोस्ती। द स्टोरी ऑफ खरोस्ती डेसिफरमेंट, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट। ये एक अलग है जो कि इंडो ग्रीक किंग्स हु रूल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। इंडो ग्रीक किंग्स ही फर्स्ट थे जिन्होंने ऐसे सिक्के निकाले थे जिन पे राजा का, किंग का नेम और उसकी इमेज थी। अभी मैंने आपको ऊपर ये चीज बताई थी। इन लोगों के जो स्क्रिप्ट थी वो खरोस्ती में थी, तो इनके कॉइन्स पे राजा का नाम और राजा की जो इमेज थी वो ग्रीक और खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी होती थी। तो यूरोपियन स्कॉलर्स जो कि फॉर्मर को पहले जो भाषा ग्रीक पढ़ पाते थे या उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की, तो उनको ए को दोनों स्क्रिप्ट्स में उनको मिला, एंड उन्होंने फाइनली इस स्क्रिप्ट को, बोथ द स्क्रिप्ट्स ऑफ राइटिंग नेम्स, उन्होंने इसको कंपेयर किया। कौन सी स्क्रिप्ट को? ग्रीक और खरोस्ती दोनों में लिखा था, उन्हें कंपेयर किया। विद प्रिंसिप आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ खरोस्ती इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत, it became possible to read longer inscription as well। जब प्रिंसिप ने आइडेंटिफाई किया खरोस्ती लैंग्वेज को, उन्होंने कहा कि ये प्राकृत से लगभग जुड़ी हुई है, तो खरोस्ती भी हम ज्यादा पढ़ सके। अब जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, वो ये इंस्क्रिप्शंस हमने पढ़ लिए, इतनी मेहनत करके पढ़ तो लिए, तो ये क्या बताते हैं? तो एपिग्राफिस्ट्स और हिस्टोरियंस वर्क करते हैं इन दो इंस्क्रिप्शंस पे, अशोका के, ब्राह्मणी और खरोस्ती। तो हमें ये पता चलता है सबसे पहला कि द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन। इनमें से जो ये इंस्क्रिप्शंस में कहीं पे भी अशोका नाम मेंशन नहीं है। इंस्टेड टाइटल्स दिए गए हैं रूलर को, जैसे कि देव नाम पिया, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, या पियादसी। इस तरीके के नाम दिए गए हैं, प्लेजेंट टू बिहोल्ड। तो नेम ऑफ अशोका कुछ अदर इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है, लेकिन उनमें भी इस तरीके के टाइटल्स, देव नाम पिया, पियादसी, ऐसे करके उनको दिए गए हैं। काफी एग्जामिन करने के बाद, पढ़ने के बाद उन्होंने मैच किया इन टर्म्स को, स्टाइल को, लैंग्वेज को, और उन्होंने कंक्लूड किया कि ये एक ही राजा की बात कर रहे हैं, चाहे वो देव नाम पिया हो, चाहे वो पियादसी हो, या चाहे वो अशोका हो। बात वो एक ही मौर्य एम्पायर के एम्परर की कर रहे हैं, जो कि चंद्रगुप्त के ग्रैंड सन थे। ऑल्सो हमने ये नोटिस किया कि अशोका क्लेम्स दैट अर्लियर रूलर्स हैड नो अरेंजमेंट टू रिसीव रिपोर्ट्स। पहले के राजा, अशोका से जो पहले के राजा थे, उन्होंने ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं बनाए थे कि उनको रिपोर्ट्स मिल सके, दूर दराज के सारी की सारी जानकारियां मिल सके। तो हिस्टोरियंस को कॉन्स्टेंटली ये स्टेटमेंट्स इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं और वो जज करते हैं, लेकिन हमेशा ये इंस्क्रिप्शंस क्वेश्चनेबल रहेंगे, क्योंकि ये अशोका ने खुद लिखवाए हैं। तो क्या अशोका अपनी बुराई लिखवाएंगे? तो इसमें कितनी बातें सच हैं
कितनी झूठ हैं या कितनी बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हैं, ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। एपिग्राफिस्ट कभी कभी कुछ अधूरे सेंटेंसेस या कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमें पूरे नहीं मिल पाते, उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ये बड़े ध्यान से किया जाता है ताकि जो एक्चुअल में लिखी गई बातें हैं उनके मतलब ना बदल जाएं। तो इससे हमें 3 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। पहला, इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि अशोका, देवनाम, पियादसी, ये एक ही इंसान की, एक ही रूलर की बात की जा रही है। दूसरा, हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता चला कि अशोका ये क्लेम करते थे कि उनसे पहले के जो राजा थे उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था जिनसे उन्हें रिपोर्ट्स, उन्हें सारी की सारी जानकारियां मिल सके। पर हम इन सब बातों को सच्चा नहीं मान सकते क्योंकि ये राजा ने खुद लिखवाए हैं। तो इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है, क्या पता कुछ सच ना हो, तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और तीसरी बात ही, कभी कभी कुछ बातें अधूरी या कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें आधे मिलते हैं, तो उन सेंटेंसेस को क्लियर करने के लिए एपिग्राफिस्ट उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो ओरिजिनली लिखा गया था उसका मीनिंग चेंज ना हो जाए। तो एपिग्राफिस्ट या हिस्टोरियंस बड़े ध्यान से इस काम को करते हैं। हिस्टोरियंस अलग अलग अरेंजमेंट्स करते हैं, अलग अलग असेसमेंट्स करते हैं ताकि सही बात निकल कर आ सके। अगर किसी राजा ने इंस्क्रिप्शन बनवाया है किसी शहर के पास या किसी इंपॉर्टेंट रूट के पास, तो इसका मतलब कि वो बात लोगों को कहना चाहते थे ताकि लोग उसको पढ़ें। और काफी सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पढ़े लिखे ना हो। तो क्या सब पढ़े लिखे थे? क्या सबको प्रकृत आती थी पाटलिपुत्र में? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें क्लियरली नहीं पता। काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें पता चलती हैं अगर हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस को देखें। ये आप 4th पॉइंट कह सकते हो। और 5th पॉइंट ये है प्रॉब्लम्स, कि एक राजा जो सब बातें लिख रहा है और उनका वॉर के बाद, कलिंगा के बाद जो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, क्या उससे चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई? उसके बाद कैसे राज्य चल रहा था? अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो प्रेजेंट डे ओडिशा से हमें मिलते हैं उसमें भी हमें काफी बातें मिसिंग मिलती हैं। इन अदर वर्ड्स, हम ये नहीं कह सकते हैज नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड। जो कलिंगा जिसकी बात की जाती है कि उसके बाद अशोका ने वॉर छोड़ दिया, उसे सच में अशोका ने जीत लिया था? क्या इशू हुआ था ऐसा पेनफुल कि उसके बाद वॉर छोड़ दिया गया? वो इशू हमें नहीं पता। और कलिंगा के एरिया में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उस एरिया में जो ओडिशा में जीता गया, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम नहीं कह सकते। तो काफी चीजें मिसिंग हैं। तो लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स हम ऊपर से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन काफी सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। पहली आप कह सकते हो कि कुछ लेटर्स फेंट हो गए वक्त के साथ, हल्के हल्के धुंधले से हो गए, और खुद गेस करना पड़ता है। तो अनसर्टेनिटी है कि आपको तुक्का लगाना पड़ेगा कि वो कौन सा लेटर हो सकता है। दूसरा, कुछ लेटर्स डैमेज, इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तीसरा, आप श्योर नहीं हो कि जो मीनिंग आप समझ रहे हो उसी तौर से उसको लिखा गया होगा। क्या पता वो किसी और मतलब से लिखा गया हो और हम कुछ और समझ रहे हैं। तो ये चीज भी हो सकती है। अब इसके अलावा काफी बार डिस्कशन और डिबेट्स होती हैं कि हम जिस चीज को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं हम उससे ऑल्टरनेटिव तरीके से भी तो पढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर इंसान अपना मतलब अपने तरीके से निकालेगा। तो ये हमेशा एक डिबेट रहेगी। कितने सारे इंस्क्रिप्शंस तो हमें मिले हैं, लेकिन कितने ऐसे भी हैं जो आज भी हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, वो हमें उनका नहीं प्रॉपरली ट्रांसलेशन हो पाया। और कितने तो ऐसे हैं जो कि गायब हो गए, खत्म हो गए, वक्त के साथ हमें मिले ही नहीं। कह सकते हैं कि बहुत सारों में से सिर्फ एक फ्रैक्शन, हजारों में से कुछ चंद भर ही हमें मिल पाए हैं। एक और प्रॉब्लम जो हमें दिखती है, दैट नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसिडर कि उसका कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसको रिकॉर्ड किया गया हो। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है जो लिखी ही ना गई हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक आम किसान एग्रीकल्चर जो करता है
उसका खुशी, उसका दुख, वो तो कहीं भी कोई भी नहीं लिखेगा। कोई बहुत ऐसा भी ग्रैंड या यूनिक इवेंट ना हो, कोई बहुत सिंपल सी बात हो सकती है, आम दिनचर्या की बातें हो सकती हैं, वो बातें कोई लिखेगा ही नहीं। जो बहुत यूनिक, बहुत ग्रैंड बात है, जैसे कलिंगा का वॉर हुआ ओडिशा में, उसके बारे में तो लिख दिया गया, लेकिन उसके अलावा और कितने वॉर हुए, उनकी कितनी सारी स्टोरीज होंगी, वो सब तो हम मिस हो गई ना हमारे यहाँ से, हमें नहीं पता चल पाई। तो हर चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो वो लिखी गई है, ये जरूरी नहीं है। तो कुछ बातें हमें खुद समझ के कि पास में क्या हो सकता है, हमें खुद ही उनका मतलब निकालने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। हमेशा हिस्टोरियंस को नोन से जो बातें उनको पता चल चुकी हैं उससे अननोन तक पहुंचना पड़ता है। जैसे कि पंचतंत्र की कहानियों में हमें पता चलता है कि हाँ, लोग राजा से दुखी थे, तो शायद सच में ऐसा हो सकता है कि लोग राजा से दुखी होंगे, हम ऐसे एज्यूम ही कर सकते हैं। आप ऐसे देखोगे कि ये कॉपर प्लेट पे कर्नाटका में मिली हुई इंस्क्रिप्शन है। अब इस पे क्या लिखा है हमें तो नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस को भी इसे पढ़ने में एक वक्त लगा होगा, उसमें क्या मीनिंग है उसे समझने में एक वक्त लगा होगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या आपको भी लगता है कि कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या समहाउ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ क्लास 12th के। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।